दोस्तों हम अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि किस प्रकार से दो ऑलरेडी यूरोपीय अंग्रेजों से पहले आए थे, वो थे पोर्तुगीज और डच। वो कैसे आए, उन्होंने उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस थे, उनका कैसे डिक्लाइन हुआ, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। आज के लेक्चर में देखते हैं इंग्लिश मतलब अंग्रेज। ये थर्ड यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे। तो क्या इंडिया में आते ही इन्होंने अपना स्टैब्लिशमेंट फैलाना शुरू कर दिए? क्या ये तुरंत अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिए इन्होंने? क्या इन्होंने सीधे कब्जे जमाना चालू कर दिए भारत की धरती पे? नहीं। क्या हुआ, देखिए, जब सबसे पहले अंग्रेज आए तो इनके सामने दो इनके मुख्य शत्रु थे, या बोला जाए कि कॉमर्शियल राइवलरी थी इनके बीच में। वो थे पोर्तुगीज और डच। देखिए, सबसे पहले जो राइवलरी थी, जो कंपटीशन था, वो तो कॉमर्शियली नेचर था। बाद में वो ब्लडी वॉरफेयर में कन्वर्ट हो जाता था। बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा खूनी लड़ाइयां इनके बीच में हुई, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे थे जो अंग्रेजों के फेवर में थे, जिन्होंने उन्हें सुपीरियर बनाया इंडियन कॉन्टिनेंट पे। आगे की कहानी देखते हैं कि वो कैसे इंडिया में आए। देखिए, जो क्वीन एलिजाबेथ है, क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने एक चार्टर इशू किया वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस चार्टर के जरिए उन्होंने ट्रेड मोनोपोली प्रदान की 15 साल के लिए ईस्ट ऑफ ब्रिटेन, कि आप ईस्ट में जाइए और आप वहां व्यापार कीजिए। इस ट्रेड चार्टर के जरिए अंग्रेज भारत पे आए एज ए ट्रेडर। और इंग्लिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600। भारत में सन 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखिए, एक वहां का फेमस जो इंसान था, उसका नाम आपको याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस। ये जो कैप्टन हॉकिंस था, सन 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। दरबार में क्यों आया था? क्योंकि इसे परमिशन चाहिए था, ट्रेड परमिशन चाहिए था। ये परमिशन मांगा जहांगीर से कि हमें सूरत में फैक्ट्री खोलनी है जनाब, आप हमें परमिशन दीजिए। लेकिन जहांगीर ने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सूरत वाले एरिया पे ऑलरेडी ट्रेड की मोनोपोली थी पोर्तुगीज की, पुर्तगालियों का ऑलरेडी वहां पर ट्रेड मोनोपोली हो रहा था। इसके चलते जहांगीर की ये असमंजस की स्थिति हो गई कि वहां ट्रेड करने का लाइसेंस अंग्रेजों को दे या पोर्तुगीज के हाथ में ही रहने दे। क्योंकि देखो, पोर्तुगीज प्रेशर भी बहुत ज्यादा था जहांगीर पे। पुर्तगाली कभी ये नहीं चाहते थे कि कोई उनके ट्रेड लाइसेंस को छीन के अंग्रेजों को दे। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद, सन 1611 के आसपास, ठीक है, थॉमस बेस्ट नाम का एक इंसान था जिन्होंने पोर्तुगीज स्टैब्लिशमेंट को वहां से खत्म कर दिया और उसने जहांगीर को खुश किया। जहांगीर ने खुश होकर के एक फरमान इशू किया। फरमान मतलब होता है आज्ञा पत्र इशू किया अंग्रेजों को, जिसमें अंग्रेजों को परमिशन दिया गया कि ठीक है, आप अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लीजिए आगरा, अहमदाबाद और भड़ोज। देखिए, जो फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई वो हुई सूरत में स्टैब्लिश हुई फर्स्ट फैक्ट्री सन 1613। लेकिन जो फर्स्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो थी मछलीपट्टनम में सन 1611 में इन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू कर दी थी। बाद में इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया वहां पर सन 1616 में। देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मछलीपट्टनम में ट्रेडिंग एक्टिविटी सन 1611 में हुई, मतलब सन 1613 से पहले। अब बात करते हैं फैक्ट्री की, तो सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई सूरत में। उसके बाद जो फैक्ट्री सेकंड स्टैब्लिश हुई वो थी मछलीपट्टनम पे। डोंट बी कंफ्यूज, 1611 पे फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं हुई थी। 1611 पे ऑलरेडी ट्रेडिंग एक्टिविटीज चल रही थी वहां पर, लेकिन सन 1616 में वहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई आफ्टर दिस फरमान। उसके बाद क्या हुआ कि बॉम्बे वाले एरिया पे भी उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। बॉम्बे वाले एरिया पे कब्जा कैसे जमाया? देखिए, इनके बीच मैट्रिमोनियल अलायंस हुए थे। मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी पोर्तुगीज और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों के चार्ल्स टू थे, इन्होंने पुर्तगाल के महाराजा की बेटी, जिसका नाम था कैथरीन, उससे उन्होंने शादी किया था। शादी करने के बाद एज अ डावरी गिफ्ट में मिला था उन्हें बॉम्बे। तो पहले बॉम्बे पे कब्जा हुआ करता था पुर्तगालियों का, बाद में एज अ डावरी मतलब दहेज के रूप में उन्हें बॉम्बे मिला। किन्हें? इंग्लिश को, किंग चार्ल्स टू को। किंग चार्ल्स टू ने कुछ एनुअल पेमेंट प्राप्त किया और वो जो बॉम्बे का एरिया था उसे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप व्यापार कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे से जब बॉम्बे हाथ में आया अंग्रेजों के, तो धीरे से उन्होंने क्या किया, सूरत के हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके बॉम्बे ले आए सन 1687 में। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में पीस देखने को मिला। क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस हो चुके थे ऑलरेडी, इसलिए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच जो राइवलरी थी या फिर जो भी कंपटीशन था वो बहुत कम हो गया।
इन सब मामलों के बीच डच जो थे वो कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि डचों को पता चल गया था कि वो अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो अंग्रेजों के मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो इन सब मामलों से दूर रहे। देखिए, अंग्रेज भारत में एज ए ट्रेडर के रूप में आए थे। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, इसलिए अपने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किया जाए और उसे बेच करके प्रॉफिट कमाया जाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सूरत में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी सन 1613 में। इसके लिए उन्होंने परमिशन लिया था जहांगीर से। बॉम्बे में उन्होंने अधिकार स्थापित किया था मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे पुर्तगाली से। देखिए, जो इंग्लैंड के जो चार्ल्स टू थे महाराजा, उन्होंने शादी की थी कैथरीन से। कैथरीन जो थी वो पुर्तगालियों की कहा जाए राजकुमारी थी। तो वहां के राजा को बॉम्बे वाला एरिया जो था वो दहेज के रूप में मिला था। बंगाल में कैसे उन्होंने अपना पैर जमाया? देखिए, बंगाल जो था उस समय बहुत लार्ज और रिच प्रोविंस हुआ करता था, जो बहुत फेवरेबल था वहां के ट्रेड और कॉमर्स के दृष्टि से। अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पर बहुत आसानी से अपना पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट भी जमाया जा सकता है, ठीक है। और एक प्रकार से जो बंगाल वाला एरिया था वहां बहुत बहुत ज्यादा रिच लोग भी रहा करते थे, तो बंगाल पे होल्ड करना उनके लिए बहुत आसान था। सन 1651 में वहां का एक गवर्नर हुआ करता था शाह शुजा, जो कि मुगल गवर्नर था। उसने बंगाल में ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों को कहा कि ठीक है अंग्रेज, आपको हमें कोई भी ड्यूटीज और टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है, बस आप हमें 3000 रुपए एनुअली दे दीजिए और आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही ये आदेश पारित हुआ, अंग्रेजों ने वहां फैक्ट्री स्टैब्लिश की हुगली में, पटना में, कासिम बाजार में और राजमहल वाले एरिया में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। मद्रास वाले एरिया पे आने से पहले सबसे पहले उनका जो ट्रेड सेंटर हुआ करता था वो मछलीपट्टनम हुआ करता था। मछलीपट्टनम में सन 1611 से ही उन्होंने अपना क्या किया कि व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में सन 1616 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। देखिए, सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी सूरत पे सन 1613 पे। उसके बाद सन 1616 में उन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने ये चारों जगह पे अपना होल्ड जमाया। सन 1700 के आते आते बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स बन चुके थे अंग्रेजों के, और उन्होंने अपना कैपिटल चुना कलकत्ता को, ठीक है। जो कंपनी थी वो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाना चाहती थी हुगली के किनारे, ताकि कस्टम ऑफिसर के द्वारा लिए जाने वाले टोल और टैक्सेस से बचा जा सके। तो उन्होंने वहां के जो गवर्नर हुआ करते थे सन 1682 में शाइस्ता खान, उन्होंने अपील की, उनसे दरखास्त किया शाइस्ता खान से कि देखिए, हमको तो यहाँ के जो शाह शुजा नाम के गवर्नर हैं उन्होंने हमें फरमान जारी किया है कि 3000 रुपए आप पेमेंट कीजिए और फ्रीली ट्रेड कीजिए, उसके बावजूद भी हमें कस्टम के ऑफिसर क्यों रोक रहे हैं ट्रेड करने से, क्यों हमसे टैक्स लिया जा रहा है। शाइस्ता खान के पास उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन शाइस्ता खान ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया और कोई भी आउटकम निकल के नहीं आया। तो क्या हुआ, एक शत्रुता सी छिड़ गई मुगल्स और अंग्रेजों के बीच में, दोनों के बीच में वार होने लगे, ठीक है। अंग्रेज क्या थे, देखिए, अंग्रेजों का कहना था कि हम ट्रेड करेंगे बंगाल वाले एरिया पे क्योंकि हमें फरमान जारी हो चुका है, अब हम कोई टैक्स वगैरह नहीं देंगे। लेकिन शाइस्ता खान था जो था गवर्नर, वहां उसको रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, इसलिए वो अंग्रेजों से कहता था कि ठीक है, आपको ट्रेड करना है तो कीजिए, लेकिन आपको हमारे कस्टम ऑफिसर को टोल और टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ेगा, आप टैक्स पेमेंट कीजिए, उसके बाद जितना ट्रेड करना है करिए। लेकिन अंग्रेजों को ये नामंजूर था, इसी नामंजूरी की वजह से उनके बीच में वॉर छिड़ गया। देखिए, अंग्रेजों को वहां के जो गवर्नर थे बंगाल के शाह शुजा, उन्होंने आदेश दिया था कि ठीक है, आप ओनली ऑन ₹3000 3000 रुपए आप पेमेंट कीजिए और आपको कोई भी ड्यूटीज और टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है, आप जितना चाहे उतना व्यापार कर सकते हैं। ये आदेश जारी होने के बाद भी मुगलों की जो कस्टम ऑफिसर्स थे वो कंपनी के ऑफिसर्स को बार बार परेशान कर रहे थे, उनके माल को रोक लिया जाता था। उनका कहना था कि आप पेमेंट कीजिए टैक्सेस ऑन ड्यूटी का, उसके बाद ही आप अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे अंग्रेज खासा नाराज हुए। उससे क्या हुआ कि इंग्लिश और मुगल के बीच में फाइट शुरू हो गया। इस फाइट का परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों को हुगली से बहुत आगे तक खदेड़ दिया गया और गंगा रिवर के किनारे किसी अनहेल्दी लोकेशन पे उन्हें जाना पड़ गया। इससे वो बहुत परेशान हुए और उन्हें लगा कि जब तक हम अपने सेटलमेंट को फोर्टिफाइड नहीं करेंगे हमारा व्यापार करना संभव नहीं है।
तो उन्होंने फोर्टिफाइड करना चालू किया, अपने 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 जो सेटलमेंट थे उनको, मतलब किलेबंदी करना चाहा। और उस किलेबंदी में जो सबसे पहले किलेबंदी की वो सुतनौती नाम का एक जगह बंगाल में, वहां पर उन्होंने जो अपना पहले किलेबंदी की उसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम के किले पे उन्होंने अपना व्यापार स्टैब्लिश किया और जितने भी अपने जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वहाँ फोर्ट विलियम पे शिफ्ट कर लिया। इसके पहले उन्होंने मद्रास में अपने फैक्ट्री की किलेबंदी की थी 1639 पे, जिसे जाना जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 पे। और बंगाल में जो फोर्टिफाइड फैक्ट्री उसे जाना जाता है फोर्ट विलियम के नाम से, ये बना सन 1700 पे। ठीक है, इसके बाद हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि फर्रुखसियर का फरमान। देखिए इस फरमान की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। इस मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी के तहत अंग्रेजों को कुछ प्रिविलेज दिए गए बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के लिए। बंगाल के लिए जो प्रिविलेज दिए गए उनको ये दिया गया कि ओनली ऑन पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज आप अपने वस्तुओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये परमिशन दिया गया कि अंग्रेज आप दस्तक इशू कर सकते हो। दस्तक मतलब एक प्रकार से ट्रेडिंग लाइसेंस होता है। और सबसे और ज्यादा से ज्यादा रेंट आप दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लैंड आप दे सकते हो रेंट्स पे, और इस रेंट से भी उनको फायदा होता था। हैदराबाद के लिए क्या किया गया कि केवल मद्रास को छोड़ करके बाकी सारे एरिया को रेंट फ्री कर दिया गया। आपको पे करना होता है, आपको पे करना पड़ता था केवल और केवल मद्रास के लिए रेंट। अंग्रेजों को केवल मद्रास के लिए रेंट पे करना पड़ता था, बाकी सारे एरिया के लिए रेंट फ्री कर दिया गया। और जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस थे वहां से उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया। गुजरात में भी क्या हुआ कि कोई भी ड्यूटीज और पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ड्यूटीज और टैक्सेस के पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी। गुजरात में अंग्रेजों को केवल और केवल अपने व्यापार के लिए एनुअल पेमेंट करने की जरूरत थी 10,000 रुपीज, और जितना चाहे उतना ट्रेड कर सकते थे वो। इसके तहत फर्रुखसियर के फरमान के तहत एक और इम्पोर्टेंट इसकी खासियत ये है कि जो बॉम्बे में जो सिक्के मिंट होते थे, जो सिक्के ढाले जाते थे, उन सिक्कों को पूरे मुगल एम्पायर के करेंसी के रूप में स्थान दिया गया। मतलब अब जो अंग्रेजों की जो सिक्के थे वो पूरे इंडिया की सिक्के बन गए, पूरे भारत के सिक्के बन गए, सारे मुगल साम्राज्य की करेंसी बन गई। देखिए ये जो फर्रुखसियर का फरमान था उसके तहत जो भी आदेश जारी किया गया फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को, वो सारे अंग्रेजों के फेवर में थे। बस कुछ बातें थी जो अंग्रेजों की अनफेवरेबल थी। अब क्या था, अंग्रेजों को सामना करना पड़ा था फ्रेंच का। देखिए फ्रेंच जो थे वो चौथे थे जो इंडिया में आए थे, लेकिन इस समय तक क्या हुआ, सन 1700 तक वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा चुके थे भारत में। अब अंग्रेजों को अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रेंच से लड़ाई करना पड़ता था। तो टोटल 3 फ्रेंच युद्ध हुए थे। एंग्लो फ्रेंच युद्ध की अभी हम बात करेंगे आगे, जिसमें फ्रेंच को क्या हुआ कि अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। जब अंग्रेज नहीं बचे तो जब फ्रेंच नहीं बचे तो अंग्रेजों को के सामने कोई ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था जिससे उनको अंग्रेजों को दिक्कतें होती। इसलिए क्या हुआ कि जब फ्रेंच हार गए तो अब अंग्रेजों के लिए सारी स्थिति फेवरेबल हो गई। देखिए अंग्रेज जब भारत में आए तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो उनको सुप्रीम बनाए, जिनकी वजह से वो सुप्रीम बने, और कौन कौन से तौर तरीके थे जिसकी वजह से वो डचों से, पुर्तगालियों से और फ्रेंच से आगे निकल गए और उन्होंने अपना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पर जमाया। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो अंग्रेजों की सुपीरियरिटी को साबित करते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि अंग्रेज अन्य यूरोपीय पावर की तुलना में सबसे ज्यादा सक्षम थे। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अंग्रेज सफल हुए। सबसे पहले आता है नेवल सुपीरियरिटी। उनके जहाज अपेक्षाकृत काफी बड़े थे और उस समय के साइंटिफिक डेवलपमेंट के हिसाब से काफी एडवांस हुआ करते थे। दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई ब्रिटेन में और वो धीरे धीरे करके पूरे यूरोपियन कंट्री में फैल गया। ठीक है, इसने इंग्लैंड को अपनी हेजेमनी साबित करने में हेल्प किया और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसकी वजह से ब्रिटेन का नाम पूरी दुनिया में फेमस हुआ। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। जो उनकी ट्रेडिंग कंपनीज थी उसके क्या स्ट्रक्चर थे और क्या नेचर थे। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बनी थी बहुत सारे राइवल कंपनीज के अमालगमेशन के थ्रू, जिसे कंट्रोल किया जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जरिए। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे हर साल इलेक्ट किए जाते थे।
चूंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे हर साल इलेक्ट किए जाते थे, इसलिए वहां पर करप्शन के चांसेस बहुत कम थे। चौथा, स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन में एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है और वो गवर्नमेंट काफी एफिशिएंट था, एफिशिएंट राजतंत्र या मोनार्क था, इसलिए उसका प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ की इंडिया की पॉलिसी पर भी पड़ा। तो क्या थे, स्टेबल गवर्नमेंट रहने से पॉलिसी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती, इसलिए अंग्रेजों को अपना काम करने में बहुत आसानी हुई। वो एक ही पॉलिसी को फॉलो करते थे और उनको थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट करते थे। इनकी पॉलिसी ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होती नहीं थी। पांचवा, मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन। उनके जो सैनिक थे वो काफी वेल ट्रेंड थे, वो यूरोपियन तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया गया था, ठीक है। और वारफेयर के नए नए टैक्टिक्स उन्हें पता थे, नए नए तौर तरीके, किस तरह से उन्हें युद्ध करना है, किस तरह से उन्हें हथियार चलाना है, इन सब की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। इसलिए इंडिया में अपना पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट को, मतलब जो भी उसकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं थी उनको पूरा करने में ये सोल्जर्स काफी उन्होंने मदद किया। छठवा, वो मार्केट से डेट का इस्तेमाल करते थे। अपना अपना खुद का पैसा लगाने के बजाय, इक्विटी लगाने के बजाय वो डेट का इस्तेमाल करते थे। क्या है, उधारी लेते थे, उधारी लेकर के अपने बिजनेस में वो पैसा लगाते थे। उसके बाद जो भी मुनाफा होता था सारे के सारे उन्हें डिबेंचर होल्डर्स को दे दिया जाता था एज ए डिविडेंड। सातवां, लेजर जील फॉर रिलीजन। देखिए उनका मेन कंसर्न था ट्रेडिंग, वो रिलीजन पे ज्यादा फोकस नहीं किए, इसलिए ये जो सारे पॉइंट्स थे अंग्रेजों को सुपीरियर बनाते हैं डच और पुर्तगीज की तुलना में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं चौथे यूरोपियंस की। फ्रेंच जो थे वो चौथे यूरोपियंस थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। इससे पहले आए थे अंग्रेज। अब अंग्रेज क्या था, अंग्रेजों के पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हमने बात की, वो कैसे सुपीरियर थे अन्य पुर्तगीज, डच और फ्रेंच के तुलना में, हमने उससे बात की। तो क्या था, देखो अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने डचों को और पुर्तगालियों को तो ऑलरेडी हरा दिया था, अब बचे थे उनके कॉम्पिटिटर्स केवल फ्रेंच। तो फ्रेंच को भी उन्होंने हराया, उसके बाद उन्होंने अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश की इंडिया में। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं फ्रेंच के बारे में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1664 में। उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी सूरत में, सूरत में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। फ्रांसिस मार्टिन को पौंडीचेरी स्टैब्लिश करने का श्रेय दिया जाता है, और जो पौंडीचेरी एरिया था वो उनका मेन ट्रेड सेंटर हुआ करता था। ये जो फ्रांसिस मार्टिन थे वो फर्स्ट गवर्नर थे पौंडीचेरी के, और इनका हेडक्वार्टर पौंडीचेरी में ही हुआ करता था। क्या हुआ, जब फ्रेंच आए तो उनको सबसे पहले सामना करना पड़ा इंग्लिश का, क्योंकि देखो इंग्लिश जो थे ऑलरेडी ट्रेड में सुपीरियर थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में इनका ऑलरेडी हाथ जमा हुआ था। अब इनके सामने कॉम्पिटिटर्स थे केवल फ्रेंच। तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में एक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, मेनली कर्नाटिक और बंगाल रीजन को लेकर के ये कंपटीशन शुरू हुआ। अब कर्नाटिक रीजन किसे कहा जाता है, देखिए ये इंडिया का मालाबार कोस्ट है और ये वाला इंडिया का कोरोमंडल कोस्ट है। तो कोरोमंडल कोस्ट और इसके आसपास के जितने भी एरिया थे इसे कर्नाटिक रीजन कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा उस समय, ठीक है। तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में 3 कर्नाटिक वार हुए, जिसमें फ्रेंच पावर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, और जो फ्रेंच थे वो केवल और केवल पौंडीचेरी तक सिमट कर रह गए। इनकी जो ट्रेड एस्पिरेशंस थे, इनके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे पूरे इंडिया में व्यापार करने की, पूरे इंडिया में पॉलिटिकली अपने आप को स्टेबल करने की, उनकी सारी महत्वाकांक्षाओं को रौंद डाला गया अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेज उन्हें केवल पौंडीचेरी तक ही सीमित रखने में सक्षम थे, सफल हुए। देखिए 3 तरह के कर्नाटिक वॉर हुए। एक जो फर्स्ट जो कर्नाटिक वॉर था वो 1740 से 48 के बीच चला। ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था ये यूरोप में हो रहे अंग्रेजों और फ्रांस के बीच जो यूरोप में लड़ाई चल रही थी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को लेके, उसका नतीजा था। देखो इस वॉर में जाने लायक बस ये चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप बैटल ऑफ सेंट-थोम याद रखिएगा। बैटल ऑफ सेंट-थोम जो है वो रिवर अड्यार के किनारे लड़ा गया मद्रास में, और इस बैटल का अंत हुआ ट्रीटी ऑफ एक्स-लॉ-चैपल में, ट्रीटी ऑफ एक्स-लॉ-चैपल। अब क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्स-लॉ-चैपल के जरिए जो इनके बीच युद्ध था यूरोप में वो खत्म हो गया। जब यूरोप में युद्ध खत्म हुआ तो इंडिया में भी ये युद्ध खत्म हो गया। फिर सेकेंड कर्नाटिक वॉर की हम बात करें 1749 से लेकर 54 के बीच में, इसमें याद रखना लायक बात यह है कि बैटल ऑफ अंबुर इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैटल लड़ा गया,
ठीक है। क्या ये कंक्लूसिव रहा? नहीं, ये इनकंक्लूसिव वॉर रहा। बिल्कुल कौन हारा कौन जीता बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये इसमें कोई भी ट्रीटी नहीं हुई, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनकंक्लूसिव वॉर रहा। इसके बाद जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था वो 1758 से 1763 के बीच में लड़ा गया। इसमें याद रखने लायक बात यह है कि बैटल ऑफ वेंडिवॉस इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ वेंडिवॉस के बाद ये देखा जाएगा कि इसमें कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, ठीक है, या पीस ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से इसे जाना जाता है। इसने क्या किया, इस ट्रीटी के तहत जो अंग्रेज थे वो जीत गए, भारत में उन्होंने अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश की, और जो फ्रेंच थे उनकी पावर धीरे धीरे खत्म होने लगी, वो धीरे धीरे इंडिया से डिसअपियर होने लगे। तो ये एक डिसीजिव वॉर था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। देखिए अंग्रेजों ने 1759 में बैटल ऑफ बेदर में डचों को हराया था। तो डच तो गए और पुर्तगाल भी सिमट के रह गए केवल गोवा वाले क्षेत्र तक। अब बचे थे फ्रेंच। तो इन फ्रेंच को भी, फ्रांसीसियों को भी अंग्रेजों ने कर्नाटिक वॉर के तहत हरा दिया और अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को अच्छे तरीके से उन्होंने मजबूत किया। अपने ट्रेड एस्पिरेशन को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मजबूत किया और वो सुपीरियर पावर बन गए इंडियन कॉन्टिनेंट में। दोस्तों अभी हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, द डेनिस। ये जो थे सबसे लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे। डेनिस की कंपनी का नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी सन 1616 में। सन 1620 के आते आते इन्होंने अपनी फैक्ट्री जमा दी थी ट्रांकेबार नियर तंजौर। तंजौर नाम की जगह में एक ट्रांकेबार नाम का एरिया है जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे है, वहां पर उनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। और इनका जो प्रिंसिपल सेटलमेंट था वो सेरामपुर था, सेरामपुर जो कलकत्ता के पास है, ठीक है। डेनिस फैक्ट्री कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि मेनली वो उनका कंसर्न ट्रेड और कॉमर्स नहीं था, वो तो अपने मिशनरीज और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इंडिया में आए थे। तो डेनिस ने क्या किया कि अपनी सारी फैक्ट्रीज 1845 में अंग्रेजों को बेच दी और इंडिया को छोड़कर चले गए, है ना। और उनको अपनी मिशनरीज एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। वो ट्रेड और कॉमर्स की तुलना में मिशनरीज एक्टिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। अपने आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे कि जिस समय अंग्रेज भारत आए उस समय भारत की स्थिति क्या थी। यह हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।